नमस्कार। हेल्प यू ट्रस्ट की संवाद श्रृंखला में आपका फिर से स्वागत है। आज प्लास्टिक सर्जरी डे की पूर्व संध्या पर हम एकत्रित हुए हैं और हमारे साथ शहर के दो बहुत ही गणमान्य प्लास्टिक सर्जन उपलब्ध हैं, जो हमें प्लास्टिक सर्जरी से जुड़ी हुई बहुत सारे रहस्यों के विषय में बात करेंगे। स्पेशली जो बात उठती है आजकल की, सुंदर दिखना सब कोई चाहता है, लेकिन कैसे सही निर्णय लिया जाए इसके विषय में कम लोगों को मालूम होता है। इसका नतीजा ये होता है कि अक्सर सही लोगों के हाथ ना पहुंच करके इंसान अपना फ़ायदा कराने के बजाय नुकसान करा लेता है। तो उससे अपना लक्ष्य साधने के बजाय इंसान जो है पीड़ा का शिकार होता है। आइए अब हम मुखातिब होते हैं डॉक्टर अनुपम शरण सर की तरफ, जो एक प्राइवेटली प्रैक्टिसिंग प्लास्टिक सर्जन हैं। उनके साथ ही हमारे साथ एक प्रोफेसर राजीव अग्रवाल, जो विभाग अध्यक्ष हैं संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूशन के प्लास्टिक सर्जरी विभाग के। नमस्कार सर। तो प्लास्टिक सर्जरी के बारे में आज हम सब बात करेंगे। तो सबसे पहले इसी से शुरू करते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी आखिर है क्या और इसकी शुरुआत कहाँ से? पहले आपसे शुरू करें। देखिए, प्लास्टिक सर्जरी एक ऐसी स्पेशलिटी है सर्जरी की जिसमें कि बॉडी की जो विकृतियां हैं, बॉडी की जो कमियां हैं, उसको हम लोग दूर करते हैं और उसको हम लोग ठीक करते हैं। प्लास्टिक सर्जरी की एक खास बात यह है कि प्लास्टिक सर्जरी कोई एक पर्टिकुलर एरिया में लिमिटेड नहीं है कि सिर्फ सिर में हो या कोई चेस्ट में हो या पैर में हो। प्लास्टिक सर्जरी पूरे बॉडी में ही प्रॉब्लम्स होती हैं और उन प्रॉब्लम्स को हम लोग ठीक करते हैं। वो प्रॉब्लम किसी वजह से भी हो सकती है। वो प्रॉब्लम सिंस बर्थ, जन्म लेने के बाद भी हो सकती है, जिन्हें हम कंजेनिटल डिफॉर्मिटीज जिन्हें हम कॉन्जेनिटल डिफॉर्मिटीज़ कहते हैं, जैसे कि कटा हुआ होंठ है, तालू है या फिंगर की डिफॉर्मिटीज़ हैं। और वो डिफॉर्मिटीज़ चोट लगने के बाद भी हो जाती हैं। बहुत बार जैसे किसी को चोट लगी, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में बोन फ्रैक्चर हो गई या कहीं पे स्किन में लॉस हो गया या कुछ नाक वाक में लॉस हो गया, तो वो पोस्ट ट्रॉमेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके अलावा जलने से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। जलने की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो जहाँ भी जो पार्ट जल जाता है उसमें कॉन्ट्रैक्चर्स हो जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम होती है। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि जो एजिंग के साथ में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि चेहरे पर झुर्रियाँ हैं या कुछ और नाक का टेढ़ापन है या और जो प्रॉब्लम्स हैं, गंजापन है या मोटापा है, इन सब चीज़ों को भी हम कॉस्मेटिक सर्जरी में डील करते हैं, जो कि एक प्लास्टिक सर्जरी की एक स्पेशलिटी है। तो इसकी शुरुआत के विषय में आप कुछ प्रकाश डालेंगे? प्लास्टिक सर्जरी की शुरुआत अगर देखें तो हम इस पर हम लोग को गर्व फील करना चाहिए कि ये हमारी हिंदुस्तान से ही शुरू हुआ स्थिति है। उसमें एक अगर नाम सुना होगा, बहुत से हॉस्पिटल भी उस नाम से बनते हैं, सुश्रुत के नाम से बनते हैं। हाँ, तो उसमें सबसे पहले उन्होंने नाक जो कटी हुई थी, क्योंकि पहले कई बार सजा देने का तरीका होता था, नाक या कान को काट लेना सजा होता था। इसको नॉर्मली डॉक्टर्स की भाषा में राइनोप्लास्टी कहते हैं। हाँ, तो उस समय जो रिकंस्ट्रक्टिव राइनोप्लास्टी थी, सबसे पहले उन्होंने कहीं से मांस निकाल कर लगाया गया और उसको हम लोग जो हिस्ट्री देखते हैं तो उस हिस्ट्री में दिखाया है कि यहाँ पे कुछ इंग्लिश पीपल थे, उन्होंने देखा, फिर उसकी फ़ोटो खींची, फिर उसको उन्होंने वहाँ भेजा, अपने यूके में भेजा। यूके में फिर उनके बड़े पेपर में निकला सारा चीज़ कि ये यहाँ पे इस तरीके से बनता है। उसके बाद से इस चीज़ को प्लास्टिक सर्जरी को एक नया आगे आंदोलन जैसा हुआ कि प्लास्टिक सर्जरी क्या है, कैसे है। फिर ये फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, इस बीच में प्लास्टिक सर्जरी का काफ़ी उपयोग हुआ, क्योंकि उसमें काफ़ी लोगों को चोटें उठे आती थी। तो उसको लोगों ने उस समय उसके अंदर उसको ठीक करने के लिए कई प्रोसीजर उस समय डिवाइस हो गए, क्योंकि उसमें मास में लोग थे, डॉक्टर्स कम थे, प्लास्टिक सर्जरी का कम वो था। पर लोगों ने जब किया, करते करते पता चला क्या क्या रूल्स हैं, उसमें बनते चले गए। तो प्लास्टिक सर्जरी की शुरुआत एक देखा जाए तो हम लोग के हिंदुस्तान से ही होती है। ठीक है। कॉमन प्रोसीजर्स के विषय में आप बता रहे थे कि किन किन तरीके से उठा सकते हैं। मुझे लगता है कि क्या कोई ऐसी वाक़या आप याद कर पाते हैं जो आप लोगों के प्रोफेशन में बड़ा सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस देता हो? नहीं, जैसे आपने बताया कि एक तरीके से किसी ना सिर्फ कंजेनिटल डिफॉर्मिटीज़ की बात हो रही हो, लेकिन इन जनरल एक्सीडेंट्स के बाद में किसी ने अगर कोई डिफॉर्मिटी के साथ पैदा हुआ, तो कई बार होता है कि वो उसका आश्वासन एक तरीके से ना वो उसका आदी हो जाता है, एक्सेप्ट कर लेता, पार्ट ऑफ लाइफ, फेट, डेस्टिनी, किसी भी नाम से। लेकिन किसी का खोया हुआ कोई चीज़ वापस जब मिलती है तो कैसे एक्सपीरियंस आप लोगों को लगता है? हाउ सेटिस्फाइंग इज दैट? देखिए, प्लास्टिक सर्जरी में ऑलमोस्ट जितने भी हम लोग ऑपरेशन करते हैं
उसमें जो चेहरे को जो हम लोग ठीक करते हैं उससे उसको एक नई ज़िंदगी मिलती है। बहुत सारी डिफॉर्मिटीज, जैसे एक ट्यूमर होता है पूरे हाफ ऑफ द फेस पे पूरा ट्यूमर होता है। वो एक लड़की हमारे पास में आई थी, वो 15 साल की है, पूरा हाफ फेस आईज पूरे में पूरा ब्लैक है, आधा फेस उसका नॉर्मल है, आधा फेस ब्लैक है और 18-19 साल की लड़की है। तो ऐसे में उसका जो जीवन है या जैसे वो रह रही है वो बहुत मुश्किल है। अब लेकिन प्लास्टिक सर्जरी से उसको जब हम ठीक करते हैं थोड़ा थोड़ा करके उसका ब्लैक टिश्यू निकाल के उसके स्किन ग्राफ्टिंग कर देते ये हैं। कौन सी मेडिकल कंडीशन होती है जिसकी वजह से ऐसी रेयर चीज़ हो जाती है? इसको हेयरी नीवस कहते हैं। अच्छा। हेयरी नीवस, नीवस एक ब्लैक कलर का स्किन की कंडीशन होती है जिसमें स्किन जो है ब्लैक हो जाती है। तो ये मैंने छोटा सा लिया एग्जाम्पल। अब एक 18 साल की लड़की है, 15 साल की लड़की है, उसका जो है 15 साल से रह रही है, पूरा फेस को छुपा के रह रही है, स्कूल में भी प्रॉब्लम है, घर में भी प्रॉब्लम है, सब जगह पे उसका वो कर रहे हैं। ओवरनाइट हम उसकी सर्जरी करते हैं, सारी पूरा ब्लैक स्किन हटा के नॉर्मल स्किन लगा देते हैं, तो उसकी तो पूरी ज़िंदगी चेंज हो जाती है। बिल्कुल। तो इस तरह से प्लास्टिक कभी सर्जरी। पेशेंट्स जब फॉलोअप में आपके पास आते हैं तो अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करते हो कि ये- कोई कहानी हमसे शेयर ये कीजिए। लोग बोलते कम है, रोते ज़्यादा है। रोते ज़्यादा है और रोते क्यों है? ग्रेटिट्यूड से रोते हैं, खुशी के आंसू खुशी रोते के हैं। आंसू। ये हमसे बोलते नहीं हैं, बस रोने लगते हैं। पेशेंट भी रोते हैं और उनके जो पेरेंट्स Parents भी हैं हैं। वो रोने लग जाते हैं। ओके। ये है। ओके। ऐसे ही एक दूसरा एग्जांपल मैं बताता हूँ कि एक जैसे भिखारी है, जैसे ये लोग होते हैं, बेगर्स होते हैं। ओल्ड लेडी एक है, 60-70 ईयर्स की है, तो वो जो है बैठी ही रहती है इतने सालों से, क्योंकि उसके नी पे कॉन्ट्रैक्चर हो गया, बर्न कॉन्ट्रैक्चर। वो खड़ी नहीं हो पाती थी, पूरी ज़िंदगी ऐसे ही बैठे बैठे वो भीख मांगती थी। अब जैसे हम लोग के पास में आई तो एज प्लास्टिक सर्जन हम लोग कॉन्ट्रैक्चर को रिलीज़ कर देते हैं। तो जैसे पहले एक पैर में कॉन्ट्रैक्चर रिलीज़ किया तो पैर सीधा हो गया, तो फिर वो उससे स्टिक से चलने स्टिक लगी, से चलने लगी। फिर दूसरे पैर का रिलीज़ कर दिया, हाँ। अब वो चलने लग गई। तो कितना ज़्यादा फर्क हम लोग आता है। ज़िंदगी में ला सकते हैं। क्या हम ये कह सकते हैं कि आप लोग की ज़िंदगी में स्टोरीज ऑफ होप बहुत सारी देखने के लिए मिलती हैं और मे बी शायद यही कारण है जो आपके जॉब को, आपकी स्किल को और मीनिंगफुल बनाता है? बिल्कुल, हम लोग पेशेंट की ज़िंदगी को इतना क्लोजली टच करते हैं और इतना क्लोजली उस ज़िंदगी को सही करते हैं, और जो पेशेंट अपनी नॉर्मल लाइफ से हट गया है उसको उस हटी हुई लाइफ से मेन स्ट्रीम में लेके आते हैं। तो ये बहुत सेटिस्फाइंग है, पेशेंट के लिए भी सेटिस्फाइंग है और ऑब्वियसली हमारे लिए भी सेटिस्फाइंग है। डॉक्टर सर, आपसे पूछती हूँ कि आप ज़माने से जो है आप लोग काम कर रहे हैं और कोई ऐसा केस, ऑफ कोर्स जब रोज़ इस तरीके के केसेस आते हैं तो याद करने की तो ये बात नहीं हो सकती, पर पूरे करियर में आपने ऐसे भी 1-2 केसेस होंगे जो हमेशा याद रहेंगे, हमेशा नज़ीर बन के आपके लिए रहेंगे। कोई केस आप याद करना चाहें? हाँ, लेकिन इसमें एक्चुअली देखा जाए तो बहुत से केसेस हम लोग मन में रखते हैं कि हाँ देखो उसके साथ ऐसा हुआ था, ये था। अब एक पेशेंट था जो बर्न का था, बचपन में जला था, उसका फेस और हाथ चेस्ट सब जला हुआ था, और जैसे बताया डॉक्टर साहब ने कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, इसमें कलर बदल जाता है, बहुत सी चीज़ें थी। पर उसको घर में अपना फाइनेंशियल कंडीशन थी, नॉलेज नहीं थी, वो नहीं करा पाया। तो उसमें लगा था कि मुझे कराना है। जब वो बड़ा हुआ तो उसने कंप्यूटर का कोर्स किए कि मैं इसको करके अपना बिजनेस शुरू करूँगा। फिर उसने कंप्यूटर का धीरे धीरे करके उसने अच्छा काम कर लिया, बहुत अच्छा काम कर लिया। देन ही केम टू मी कि अब डॉक्टर साहब हमारे पास, हम फर्स्ट टाइम आया, डॉक्टर साहब ऐसे से है, और उसने पूरी कहानी बताई कि हमें ये चेहरे को है, मैं इतना दिन से काम करके इतने पैसे इकट्ठे करे हैं, अब मुझे आपका सर्जरी कराना है। तो हम लोग को याद पड़ता है कि उसको हम लोगों ने कई स्टेजेस में सर्जरी की, उसकी मुस्टैचेस गायब थी, ये सब गायब था। तो वो आदमी मतलब उसको लगता है बाद में वो हर समय एक आपको कुछ गिफ्ट देने के लिए, चाहे वर्बल हो चाहे वो एक लेटर भेज रहा हो, इस तरह की चीज़ की वो कई साल तक देता था, क्योंकि उससे लग रहा था कि उसने अपनी फोटोज लगाई, फोटो हमारे पास भेजी, अब देखिए मैं इस एंगल से ऐसे दिखता हूँ, उस एंगल से ऐसे दिखता हूँ। तो खुद भी लगता है कि ना बहुत, देखिए 2 तरह की परेशानी है वर्ल्ड में बीमारी के। देखिए एक होती है ऑर्गेनिक, जैसे किसी को पथरी है, किसी को ट्यूमर है। एक होता है मेंटल डिसऑर्डर, मतलब एक फंक्शनल जैसे हम कह सकते हैं उसको लोग। तो ये जो बीमारी है पथरी है तो लोग उसको कुछ दिन टाले भी रहते हैं, जब होगा तो देखेंगे। पर जिसको ये प्रॉब्लम हो जाती, खुद वो कर सकता था, फ़ौरन हाजिर होता है क्लिनिक में, और नहीं तो मम्मी पापा जहाँ से उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलनी है उनके पास। ये प्रॉब्लम मेरे ख्याल में आज की डेट में ऑर्गेनिक बीमारियों से अधिक
पावरफुल हो गई है, क्योंकि हर एक आदमी अच्छा दिखना चाहता है और समाज में उसको प्रतिष्ठा के लिए लगता है कि मेरे सब कुछ ठीक हो। संभवतः ये व्यक्ति की जो सेल्फ की आइडेंटिटी होती है ना, उससे जुड़ा होता है। और इंसान जो है जब ग्रो कर रहा होता है तो सबसे पहले अपने आप को जब वो आइडेंटिफाई करता है तो आईना में एक छोटे बच्चे के रूप में जब अपने आप को देखता है तो पहचानता है मेरी 2 आईज हैं, मेरे 2। तो वहीं उसी से जब कुछ डिविएशंस होते हैं तो जाहिर सी बात है उसके थॉट प्रोसेस पे वो देखेगा कि मेरी माँ का चेहरा तो ऐसा है लेकिन मेरा ऐसा है, मेरा डिफरेंट क्यों है। यहाँ से ये शुरू हो जाता है और वो इवेंचुअली जा करके कहीं ना कहीं अगर एड्रेस ना किया जाए ठीक से तो एक स्टिग्मा का रूप स्वयं ले लेता है और एक मेंटल स्टिग्मा बहुत डीप रूटेड प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उनके कैरियर को स्पॉइल करने लगता है पूरा। जी, आपने जैसे इस व्यक्ति के बारे में बताया, जैसे कि प्लास्टिक सर्जरी में ज़्यादातर जो केसेस होते हैं ना उनमें बहुत फेज्ड मैनर में सर्जरी या इंटरवेंशन करते हैं, सो दैट मेक्स इट अ वेरी टाइम टेकिंग एंड पेशेंस इन्वॉल्विंग प्रोसीजर। तो क्या कभी आप लोगों ने ऐसा देखा है कि 2-3 स्टेज के बाद में लोगों का एंथुजियाज्म डाउन हो जाता है और वो नहीं सस्टेन करना चाहते, वो नहीं कर पाते हैं जैसा भी, तो वो एक समझ लीजिए अधकचरा सा इंटरवेंशन कराने के बाद फिर वापस नहीं आते हैं, तो ऐसे ये नो डज दैट लीव एनी काइंड ऑफ अ डिससैटिस्फैक्शन? नहीं, पेशेंट देखिए, मुझे लगता है, मेरा अपना मानना है कि पेशेंट को जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, भले पैसे ना हो या कम हो, वो आके हम लोग को बताएगा कि सर वापस नहीं ये करना चाहता हूँ, ये भी ठीक हो जाए, तो वो हमें कंसीडर करना है कि हमें कितने फाइनेंशियल उसका इम्प्रूव करना। अदरवाइज पेशेंट अधिकतर सब चाहते हैं कि मैं जब तक डॉक्टर साहब ना करें तब तक मैं इसको ठीक करा दूँ, क्योंकि उनका गोल वही होता है ठीक कराएं। बीच में किसी वजह से कुछ ही % पेशेंट होते होंगे, नहीं तो जब हम लोग कह देते हैं कि नहीं अब इससे ठीक नहीं होगा और प्रॉब्लम हो सकती है, या हम उसको अब बताते हैं अब कॉम्प्लिकेशन रेट बढ़ेगा, अभी तक 5% था, अब आप और कराओगे 15% होगा, तो वो सब ऐसे मोड होते हैं जहाँ पे उसमें रुक जाता है। तो वो डिसीजन लेने के स्टेज पर आप लोग शुरू से ही पूरा वर्क कर लेते हैं। ये प्लास्टिक सर्जरी में क्या होता है, बहुत सारी सर्जरी स्टेज होती है। अब जैसे मान लीजिए बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, पेशाब का जो रास्ता होता है वो बजाय टिप के नीचे की तरफ होता है, तो नॉर्मली उसमें हम लोग ये कहते हैं, प्लस थोड़ा उसमें कर्वेचर भी होता है, हम लोग ये कहते हैं कि भाई आपका 2 पार्ट्स में ऑपरेशन होगा। पहले पार्ट में जो कर्वेचर है उसको हम सही करेंगे, जब एक बार कर्वेचर सही हो जाएगा तब फिर जो नीचे का रास्ता है उसको हम आगे लेके आएंगे। पेशेंट में हम लोग पहले ही बता देते हैं एक स्टेज में होगा या 2 स्टेज में होगा, हर स्टेज अपने में इम्पॉर्टेंट है। तो हमारे ख्याल से कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसने एक स्टेज कराई हो और दूसरी स्टेज नहीं कराई हो, वो हमेशा अपनी सेकंड स्टेज कराने के लिए और अपनी सर्जरी कंप्लीट कराने के लिए काफ़ी बेचैन रहता है। तो बहुत से ऐसे आप लोगों के सामने केसेस आते हुए जो बहुत ही दर्दनाक भी होते हैं, खासतौर में जो एसिड अटैक, अब तो डाउरी बर्न्स तो बहुत कंपैरेटिवली मेरे ख्याल में कम हो गए, लेकिन एट द बिगनिंग ऑफ योर करियर्स आप लोगों ने देखा तो होगा ही, तो हाउ आई मीन डिस्टर्बिंग वुड दैट हैव बीन? एंड देखिए एसिड अटैक जो है, एसिड अटैक सर्वाइवर्स कम नहीं हुए हैं, एसिड अटैक काफ़ी है। नहीं, डाउरी के बारे में, अच्छा डाउरी बर्न्स की बात करें, हाँ डाउरी बर्न्स तो पहले से कम हो गए हैं, लेकिन अभी भी किचन बर्न्स तो करके आते हैं हम लोगों के पास में। किचन में अभी भी गांव में जहाँ पे भी जो इनके कुकिंग मीडियम्स हैं वो बहुत बार ये लोग कितनी बार कहते हैं आप उसको एक प्लेटफॉर्म पे रखिए, हाँ, तो क्या करते हैं वो नीचे रख देते हैं, तो नीचे से जब कुकिंग होती है तो किसी कपड़े में आग लग जाती है, तो अभी भी वो केसेस आते हैं। हाँ ये बात मैं मानता हूँ पहले से कम हो गए हैं। हाँ। कभी जब शुरुआती अपने करियर के दिनों में आप लोगों ने देखा हो कि डाउरी से रिलेटेड एक केस आया, बहुत तकलीफ है, तो वो एक आप लोगों के जहन पे भी इमोशनल ट्रॉमा का ट्रेस छोड़ जाता होगा? नहीं बिल्कुल, मेरे ख्याल में डाउरी क्या, मुझे लगता है कि हर डॉक्टर का दिल सेंसिटिव होता है, और वो कोई भी पेशेंट होता है किसी इंजरी को लेकर आता है तो मन में लगता है कि हम इसको कैसे ठीक कर सकें। हमारी कई बार वो लिमिट नहीं होती ठीक करने की, तो हमें लगता है नहीं ठीक कर सके, नहीं है तो हम आगे कोई अगर हिदायत पड़ता है उसको ठीक करने के लिए भेजते हैं। ये मेरा अपना है कि अगर मुझे लग रहा है मेरे से बेहतर ये करेंगे तो मैं इनको चिट्ठी लिख के भेजूंगा कि आप इसे करो, क्योंकि मैं इतना बढ़िया ठीक नहीं कर पाऊंगा। तो हर डॉक्टर का दिल है सेंसिटिव पेशेंट के लिए, अब वो किस तरीके से एग्जिबिट होता है वो एक डिफरेंट बात है, तो वो दिल पे तो बहुत चोट छोड़ता है अगर पेशेंट को दिख रहा है ऐसी परेशानी। एंड ऑफ द डे कभी लगा हो कि बहुत दुख लग रहा है, तो आप लोग कोप अप कैसे करते हैं? देखिए हम लोग प्राइवेट में बैठे हैं तो हम कोप अप करते हैं कि हम उसको पता है उसके अगर पैसा नहीं तो हम कैसे रिड्यूस करेंगे, हमारा अपना मानना है। मैं रिड्यूस करता हूँ, ठीक है, हम लोग कहते हैं चलो ठीक है इतना इतना हो जाएगा ना, ठीक है, इसको आप
कम पैसे में कर सकते हैं। लेकिन उनके साथ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है। अगर आप सर्जिकली स्किलफुल हैं तो आप करना चाहते हैं, पेशेंट कराना चाहता है, तो एक ही मैटर बीच में प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में आता है कि पैसे का, तो वो हम भाई अपना पर्सनल कि मैं उसको कंसीडर करता हूँ कि नहीं ये करेंगे। ये आप बताइए सर। ज़्यादातर केसेस में हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर ले जाते हैं। अगर बर्न्स की प्रॉब्लम है, हाँ हम लोग के लिए चैलेंज आता है। अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है तो हमारे लिए चैलेंज भी ज़्यादा है। अब बर्न्स की प्रॉब्लम है तो उनकी पेशेंट्स की ड्रेसिंग्स होती हैं और ड्रेसिंग्स काफ़ी पेनफुल होती हैं, तो उसके लिए भी हम लोग जो है एनेस्थीसिया देते हैं। और बाकी बर्न्स में जो डिफॉर्मिटीज़ हैं, जो बर्न्स हमें स्किन ग्राफ्टिंग करनी है, कहते हैं भाई इतनी सारी ग्राफ्टिंग नहीं कर सकते हैं लेकिन थोड़ी थोड़ी ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। इस तरह करके वी आर एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड द पेशेंट। जब पेशेंट की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, पेशेंट खुश होता है, हमको भी अच्छा लगता है। वो टेक अवे लेकर के अपना मन। कॉस्ट की बात आपने करी सर, तो क्या प्लास्टिक सर्जरी बहुत महंगी है? नहीं, ये वर्ड देखा है ना, ये उस समय की बात रही होगी। प्लास्टिक सर्जरी जिस समय प्लास्टिक सर्जन बहुत एक दो रहे होंगे तो शायद प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में महंगी हो, नहीं मैं कह सकता। पर आज की डेट में जैसे हर सर्जरी के कॉस्ट है वैसे इसकी भी कॉस्ट है। हाँ, जहाँ पे इम्प्लांट लग रहा है, कुछ लग रहा है, उससे कॉस्ट बढ़ जाए वो बात एक डिफरेंट है। या स्टेजेस हो रहे हैं, जैसे गॉल एक पथरी का है तो एक बार में निकल गया, पेशेंट को लगा एक इतना खर्च हो गया। पर अगर वही चीज़ हमारे कोई ग्राफ कॉन्ट्रेक्चर है वो 2 बार में ठीक हो रहा है तो उस वजह से कॉस्ट बढ़ जाती है। आप एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड इंस्टीट्यूशन में है, वहाँ कॉस्ट कितना डिफरेंट होती है फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर एज? देखिए, गवर्नमेंट जो कॉलेजेस हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में कॉस्ट का तो फ़र्क होता ही है। गवर्नमेंट में कॉस्ट आई वुड से जैसे SGPGI में कॉस्ट वुड बी 1/3 to 1/4 ऑफ द कॉस्ट जो कि प्राइवेट में है अवेलेबल। हाँ, लेकिन एट द सेम टाइम जो इंस्टीट्यूशंस हैं, SGPGI है या और भी इंस्टीट्यूशन हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, उनकी फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं और वहाँ पे कोई पेशेंट को बिल्कुल सही बात बताई जाती है कि आपकी ये प्रॉब्लम है, ऐसे ठीक की जाएगी। हमारा कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं इन्वॉल्व है कि जैसे मान लीजिए अगर कोई सर्जरी कर रहे हैं, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं इन्वॉल्व है। हम बिल्कुल इसी भावना से काम करते हैं कि हमको इस पेशेंट को ठीक करना है और कैसे कम से कम उसके खर्चे में उस पेशेंट को हम ठीक कर सकते हैं। इसमें हमको तो कुछ मिलता नहीं, लेकिन हम उस पेशेंट को ठीक करते हैं। अच्छा, ये तो काफ़ी बातें हम लोगों ने अभी तक जो की हैं वो फंक्शनैलिटी से रिलेटेड है कि भाई किसी का हाथ ठीक नहीं था तो हमने ठीक कर दिया, किसी के इंजरी की वजह से वो प्रॉब्लम जो है या कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज़ हैं। आजकल एक बड़ा ख़ास एक दौर है कि अपनी सेल्फ को लेकर के लोग बहुत कॉन्शियस होते हैं, अपनी लुक्स को लेकर बहुत कॉन्शियस हैं और कॉस्मेटिक सर्जरी का बहुत उसके इस्तेमाल के प्रति काफ़ी जागरूक भी हैं और कह लीजिए कि करना भी चाहते हैं, दे कैन अफोर्ड इट ऑल्सो। तो उसका क्या पैटर्न है, क्या ट्रेंड चल रहा है इस समय, किस प्रकार की डिमांड्स आप लोग? देखिए, ये वही चीज़ है बेसिकली कॉस्मेटिक सर्जरी भी, जिसको मैं काम कहता हूँ कि एक दिमाग में बैठा हुआ एक अपनी बॉडी के प्रति उसको दिमाग बैठ गया कि मुझे ये ठीक कराना है। केवल हम लोग देखते हैं कि वो ठीक है पार्ट और उसको लगता है थोड़ा सा ही चेंज कराना है। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं कि एक आज हम लोग की कॉन्फ्रेंस में थी, गायनेकोमेस्टिया एक चीज़ होती है जिसमें मेल चेस्ट में फैट जमा हो जाता है तो वो थोड़ा अगली लगता है। तो बच्चे जो कि इंटर में पहुँचे, इंटर के बाद कॉम्पिटिशन देकर उनको बाहर जाना है, उनको लगता है बाहर जाऊँगा, हॉस्टल में रहूँगा, स्विमिंग जाऊँगा, जिम जाऊँगा, अब मुझे ये ठीक नहीं लगता है। उस समय अच्छे अच्छे बच्चे जो कोर्स पढ़ाई कर रहे होते हैं वो पढ़ाई से उनका दिमाग कंसंट्रेशन बिगड़ने लगता है, वो दूसरी तरफ जाने लगता है। मम्मी पापा को कोचिंग से खींच करके वो यहाँ लेके आते हैं कि पहले इसको कराइए फिर मैं हो जाना है। तो इतना अधिक वो इस चीज़ के लिए अवेयर हो जाते हैं कि नहीं मुझे करना है। तो ये चीज़ क्योंकि हमारे देखिए मीडिया में भी इतनी ब्यूटी पे इतना बोला जाता है और जब हमारे फिल्म इंडस्ट्री है या हमारे मॉडल्स हैं इनका भी इतना आर्टिकल आते हैं तो लोग उसी को देख देख के कई बार फोटो लेके आ जाते हैं कि मुझे इस तरह का शक्ल, इस तरह की नाक, इस तरह का वो चीज़ चाहिए। वो क्या ये संभव है कि इस तरीके की शक्ल, इस तरीके की नाक? रियलिस्टिक नहीं है। कॉस्मेटिक सर्जरी में हम लोग सिखाया जाता है कि पेशेंट शुड हैव रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, जो संभव है, जो हम कर सकते हैं और उसमें भी अलग अलग है। इनकी गोल कुछ और सकता है, ये हमसे अधिक क्वालिफाइड है तो ये और बड़ा ठीक कर सकते हैं, तो पेशेंट को वही कन्वे करेंगे। अगर हम थोड़ा कम कर सकते हैं तो हम वो कन्वे करना चाहिए हमें कि जो हम कर सकते हैं। तो पेशेंट शुड फील कि क्या ये हमको मिलने जा रहा है, तो ये गोल जब पेशेंट को अचीव हो जाता है तो दोनों को सेटिस्फेक्शन होता है। एक हेयर ट्रांसप्लांट की और एक आजकल खासतौर में एक चिन की या नोज़ की जो बातें हैं ना, राइनोप्लास्टी भी थोड़ा सा लोग इसमें जिसे कहना चाहिए ना कि शार्प फीचर्स होने चाहिए, इस प्रकार की जो डिमांड्स लेकर के आते हैं तो कई बार क्या ऐसा होता है प्रोसीजर करने के बाद जितना वो लोग एक्सपेक्टेशन कर रहे होते हैं उतना चेंज नहीं आता है, ऐसा होता है कभी? देखिए, ऐसा होता है कि ये आपने बहुत सही बात बोली।
राइनोप्लास्टी जो कि नोज़ की सर्जरी होती है, इसके बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं और जब कोई राइनोप्लास्टी का पेशेंट आता है तो हम सारा जो सारा क्रक्स है वो उसकी कंसल्टेशन में है, उसके प्री ऑपरेटिव कंसल्टेशन में है। हम पेशेंट से कहते हैं आप एक कागज़ ले लीजिए और अपनी नाक के 3 हिस्से कर लीजिए, अपर पार्ट, मिडिल पार्ट एंड लोअर पार्ट। 3 पार्ट्स में आप एक मिरर के सामने खड़े होइए या अपनी फोटोग्राफ को देखिए, सारे एंगल्स देखिए और आप लिखिए अपर पार्ट ठीक है या नहीं ठीक है, मिडिल पार्ट में क्या कराना है, लोअर पार्ट में क्या कराना है। तो यू मेक अ लिस्ट ऑफ द डिफरेंट चेंजेस दैट यू वांट इन योर नोज फ्रॉम 1 to 10। वो अपने आप वो सारी जो है लिख के देती है कि हमें ये कराना है। फिर हम उसको देखते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। और आजकल की टेक्नोलॉजी और टेक्निक्स इतनी पावरफुल हैं कि जो हम चाहते हैं या जो हमें लगता है वो चीज़ सही हो ही जाती है, बाय एंड लार्ज सही हो जाती है। मैं तो ये करता हूँ कि मैं बोलता हूँ कि मैं आपकी 4 चीज़ें ठीक कर सकता हूँ, लेकिन जो उसकी 7 चीज़ें हैं मैं उससे कम से कम 2, 3, 4, 5 प्रोसीजर एक्स्ट्रा उस पर कर देता हूँ। तो कहती है अच्छा ये भी ठीक हो गया, ये भी ठीक हो गया। तो पेशेंट्स में थोड़ा डिससेटिस्फेक्शन कम होता है। ओके, क्योंकि इसमें जहाँ भी जब लुक्स की बात आती है तो एक्सपेक्टेशन लेवल काफी हाई होता है। हाई होता है, मतलब दे वांट जीरो एरर। हाँ, वो बिल्कुल वही लगता है कि इट्स लाइक एंटरिंग अ सैलून, अपना मेकओवर कराया और हम बाहर आ गए, तो एकदम नए जैसा फिल्मों में आमतौर पर दिखाते हैं। इट इज टफ टास्क। पर क्या ये एक एक्चुअली मैजिक वॉन्ड की तरह है, जादू की छड़ी की तरह है प्लास्टिक सर्जरी? नहीं, मैजिक वॉन्ड नहीं है इसमें। तो जो चीज़ें हम लोग प्लान करते हैं वो चीज़ वैसे करते हैं। प्लास्टिक सर्जन के हाथ में बहुत कुछ होता है। अब जैसे नाक अगर टेढ़ी है या नाक दबी है, हमें अंदर उसमें बोन ग्राफ्ट को डालना है। अब नाक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा पेशेंट किसी से बात करते हैं सबसे पहले नाक दिखाई पड़ती है। अब उसमें नाक में आपने अगर बोन ग्राफ्ट डाल दिया, अभी आपके हाथ में है, अगर वो बोन ग्राफ्ट टेढ़ा हो गया तो उसकी नाक टेढ़ी हो गई। अगर वो बोन ग्राफ्ट इधर से टेढ़ा हो गया या इधर से टेढ़ा हो गया या ऊंचा हो गया या लंबा हो गया, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। उसमें मिस्टेक का देयर इज नो रोल ऑफ एनी मिस्टेक। आप जो करेंगे की बात आप कर रहे हैं, एब्सोल्यूट प्रिसिजन, आप जो करेंगे वो दिखेगा जी। स्टैंपिंग हो जाती है प्लास्टिक पर आपके फेस पे। अगर आपने अच्छा बनाया है तो हमेशा कहेगी तो बहुत अच्छा है, और अगर प्रॉब्लम हो गई तो कहेगी देखिए यहाँ से थोड़ी सी अभी भी टेढ़ी है। इसमें कंसल्टेशन की बहुत वैल्यू है, बहुत वैल्यू कंसल्टेशन की। जैसे भी एक लेडी आई, उनको लगा था यहाँ पे ये, हमने कहा कि आपने हमसे आज बात कर ली है, हमसे अगली बार फिर आइए, फिर बात करिए, ताकि क्वेश्चन आपको अराइज होता रहे, हमसे आंसर समझते रहिए, फिर उसके बाद ऑपरेट करिए। एक्चुअली मेंटल मतलब आपको निरंतर सोचते रहना पड़ेगा और डिसीजन पर आना पड़ेगा कि नहीं हम करना ही चाहते हैं। बिकॉज ये बात है ना कि व्हाट हैज बीन डन कैन नॉट बी अनडन वाली बात आ जाती है। तो ये चैलेंजिंग होता होगा सेटिस्फैक्शन। हम उसको पहले ही क्लियर कर देते हैं। वो बहुत बार बोलती है हमें नाक अपनी चौड़ी करानी है, हम बोलते हैं कि नाक आप अपनी चौड़ी मत कराइए, बिकॉज नाक का प्रपोर्शन फेस के हिसाब से होता है। वो चाहती है भाई नाक इतनी चौड़ी हो जाए, तो वो तो वैसे ही देखने में खराब लगेगी। तो जो चीज़ हम नहीं कर सकते हैं या जो चीज़ हम चाहते हैं, जो चीज़ हम जानते हैं कि नहीं होनी चाहिए, वो हम उसको पहले ही मना कर देते हैं, ये नहीं पाएगा। तो इस तरीके से उसको हम लोग प्लान करते हैं, क्लैरिटी रखते हैं पेशेंट्स के साथ, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स और क्लैरिटी ऑन पेपर लिखवाते हैं उससे कि हमें क्या क्या कराना है, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, और जितना बोलते हैं उससे ज़्यादा करते हैं। ऑफ कोर्स, मतलब अंडर प्रॉमिस एंड ओवर परफॉर्म। मेरे ख्याल से ये नहीं, ये ठीक है, यही तरीका ही होता है, ये ठीक, इसको ऐसे कर दो, ठीक है। अच्छा, पिछले 10-12 साल में या इनफैक्ट थोड़ा 15 साल तक भी ले सकते हैं, ये मेन में लुक्स के प्रति बहुत जागरूक हुए हैं। और ऑफ कोर्स हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर के मेरे ख्याल में अब हर आदमी के दिमाग में ये दिखाई पड़ता है कि कोई सेकंड थॉट नहीं है, अगर करवा सकते हैं तो डेफिनेटली करवाते हैं। तो ये पैटर्न आप लोगों ने भी नोट करा होगा। पहली बात तो हम आपसे एग्री नहीं करते, नहीं करते हम आपसे इस बात से एग्री नहीं करते हैं कि पिछले 10 सालों से ही मेन में अवेयरनेस है। मेन में अवेयरनेस हमेशा से ही रही है, और मेन में अवेयरनेस क्यों ना हो? Why should women have the right to look good? Why not men? Men also have equal right to look good. Absolutely, I agree with you. But hair transplant का जो फैड है उसके विषय में मैं हेयर ट्रांसप्लांटेशन बिल्कुल एक बहुत अच्छी टेक्निक है, और उससे जो क्या हेयर होता है एक्चुअली उसमें, मतलब थोड़ा सा हेयर ट्रांसप्लांटेशन में क्या करते हैं कि पेशेंट के ही अपने हेयर्स को पीछे के पार्ट में, ऑब्वियसली पीछे बाल होने चाहिए, पीछे के बाल विद रूट निकाल के आगे जहाँ जहाँ बैल्ड एरियाज होते हैं वहाँ पे लगाते हैं। ये बेसिक टेक्निक है हेयर ट्रांसप्लांटेशन।
व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम फॉर इंटरवेंशन? मतलब ऐसा तो नहीं है कि कभी कोई पहुंचे तो आप कह दें नहीं नहीं आपका टाइम खत्म हो चुका है, अब आप नहीं करा सकते हैं या हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे? देखिए, अगर इनिशियल लॉस है, जैसे मान लीजिए टेम्पोरल हॉलोइंग इनिशियल हो रही है, थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। बहुत सारी मेडिकल ट्रीटमेंट आ गए हैं, बहुत सारे मिनॉक्सीडिल, मिंटॉप लोशन वगैरह स्प्रे बहुत अच्छे आ गए हैं, तो उससे थोड़ा रिकवर हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ बहुत ज़्यादा इंडेंटेशन हो गए हैं, थोड़ा यहाँ पे ऊपर भी अगर बेंडिंग हो गई है, then that is the time to go for hair transplantation. Okay. And does that affect normal life in any other way when the transplant is done? No, it does not affect at all. Can they go for regular shampoos and salons after? Those hairs grow normally like the hair in any part of the body. Okay. वो हेयर नॉर्मली ग्रो करते हैं, उनको आप पर्म कर सकते हैं, उनको आप स्ट्रेटन कर सकते हैं, उनको आप डाई कर सकते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग हो गई। दे आर लाइक नॉर्मल हेयर्स, उनको आप खींचेंगे तो बाहर भी नहीं आएंगे, बिल्कुल नेचुरल हेयर्स हैं। Do you all recommend sometimes, I mean, ये जो आजकल extensions, hair extensions भी बहुत तरीके के आने लगे हैं, जिनकी interventions नहीं कर सकते हैं, उन लोगों को इस रास्ते की तरफ भेजा जाए? नहीं, मैं कई बार बता देता हूँ, उनको प्रॉस एंड कॉन्स देखता हूँ, फिर उसके बाद अब कुछ को होते हैं कि सर हमारी 1 महीने बाद मैरिज है, तो बाल की क्लिक करना है, हेयर ट्रांसप्लांट मैं नहीं करता हूँ, दैट इज़ नॉट माई टूल, पर उनको गाइड अगर करना है तो हम कहते हैं 1 महीने में बाल नहीं निकलेगा, आपको कम से कम 1 साल भर का पूरा टाइम चाहिए, तो आप ये हेयर एक्सटेंशन और या ये सब पैचेज, ये सब चीज़ के लिए आप चले जाओ, तो वो जल्दी जाएगा, उसके बाद में आप तो ये उस समय का ये गाइडेंस होता है। अन्यथा तो पेशेंट को जो कराना चाहे हेयर ट्रांसप्लांट इज़ द बेस्ट प्रोसीजर, किसी भी हेयर एक्सटेंशन किसी भी चीज़ से बेस्ट प्रोसीजर। परमानेंट हेयर है, आप उसको कुछ भी करिए, नोचिए, कुछ भी करिए, वो कभी भी नहीं खराब होने वाले हैं। जब उसका टाइम होगा गिरने का तभी वो गिरेगा, जैसे पीछे के बाल जो होते हैं बिल्कुल बुढ़ापे में गिरते हैं, तो वो तभी गिरेंगे जब उस समय गिरना है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। हेयर ट्रांसप्लांटेशन इज वेरी गुड टेक्निक। अच्छा, बाकी एक कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में थोड़ा सा कुछ और पूछना चाह रहे हैं। फेस लिफ्ट अप की टेक्निक्स आजकल खूब आने लगी हैं और वो काफ़ी हद तक लोगों के कॉन्फिडेंस से जुड़ा हुआ मामला है, तो आप बताइए कि क्या ये सब चीज़ें भी मतलब आपके पास आते हैं लोग इस तरीके के? ठीक है, फेस लिफ्ट के लिए दो तीन चीज़ें हैं। एक तो मेरे सर्जिकल फेस लिफ्ट होता है जिसमें कट करके एक बड़ा ऑपरेशन है, तो यूजुअली वो ऑपरेशन इंडिया में कम होते हैं और उनके अपने थोड़े साइड इफेक्ट भी होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं जितना भी करते हैं। उसके अलावा नॉन सर्जिकल कुछ प्रोसीजर सब आ गए हैं, उसके लिए पेशेंट आते हैं, वो चीज़ होती है। उसमें बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे थ्रेड लिफ्ट करके एक है जिसमें कुछ स्पेशल थ्रेड्स को स्पेशल डायरेक्शंस में डाला जाता है, तो यू गेट लिटिल बिट फेस लिफ्ट। पर ये मल्टीपल स्टेज होता है, जैसे आपने किया फिर 6 मंथ या 1 ईयर में फिर ज़रूरत है उसको कर सकते हैं। लेज़र ट्रीटमेंट है, कुछ हाईफू ट्रीटमेंट, स्पेशलाइज ट्रीटमेंट जिसमें फेस लिफ्ट थोड़ा सा मिलता है, तो वो सब चीज़ें तो बढ़िया है। ये रिंकल के लिए? हाँ, रिंकल के लिए, हाँ रिंकल के लिए मतलब व्हाट इज बोटॉक्स, आई मीन इन जनरल, क्योंकि कहा जाता है ना द बोटॉक्स लुक, या इनफैक्ट फॉरेन के बहुत सारे सेलिब्रिटीज के बारे में सुनते हैं, बोटॉक्स गॉन रॉन्ग, इस तरीके के हम लोग हेडलाइंस पढ़ने में आते हैं, क्या है एक्चुअली? और अगर हम देखें रिंकल को, आप देखिए रिंकल ना आप दो तरीके से रिंकल को डिवाइड कर लीजिए। एक रिंकल जब आप कोई मोशन एक्सप्रेशन देते हैं, जान लीजिए मैं हंस रहा हूँ तो ये आ रहा है, और कुछ है जो स्टैटिक रिंकल हमेशा बने हुए हैं, मान लीजिए ये बने हुआ है, तो बोटॉक्स है जो हमारे डायनेमिक रिंकल्स हैं। बोटॉक्स ट्रीटमेंट जब देते हैं तो उसके नीचे जो मसल है जो कि रिस्पॉन्सिबल है बनाने के लिए, वो वीक हो जाती है, तो वो रिंकल नहीं बनाती है, तो दैट इज बोटॉक्स। बोटॉक्स के दूसरा अपोजिट उसका जो एक सिस्टम आप सोच लीजिए कि अगर ये मान लीजिए है ये रिंकल डायनेमिक नहीं स्टैटिक फिक्स रिंकल है, तो इसके अंदर कुछ हम भर दें कोई भी चीज़, तो इसमें फैट इंजेक्शन भरा जा सकता है, डर्मा फिलर उसको भर देते हैं, थोड़ा फेड हो जाते हैं। मतलब सारे रिंकल यू कैन फेड, यू कैन नॉट रिमूव। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिंकल्स कोई हटा नहीं सकता है, उनको थोड़ा सा कम किया जा सकता है। ऑन द कॉन्ट्ररी क्या करना चाहिए कि रिंकल्स वगैरह डिले हो जाए? सबसे बड़ी चीज़, हाँ देखिए, रिंकल्स के बारे में थोड़ा सा मैं बोलना चाहूँगा कि रिंकल्स एक वो स्टेज होती है कि अभी जस्ट रिंकल्स बन रहे हैं अराउंड 30s 40s, तो उसमें जो नॉन सर्जिकल जो डॉक्टर ने बताया वो ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, नॉन सर्जिकल फेशियल रिजुविनेशन। बट इफ़ यू हैव अ लेडी ऑफ 60 years 65 years 70 years, उसमें ऑलरेडी रिंकल बना हुआ है, पूरे स्किन के फोल्ड्स वगैरह हैं, तो उन लेडीज़ में स्टैंडर्ड फेस लिफ्ट जो प्रोसीजर होता है वो काम आता है। उसमें फेस लिफ्ट करते हैं, वो हिडन इंसिजन्स होते हैं, उससे करके उसको स्किन को लिफ्ट करके टाइट करते हैं। आप लोग भी क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के विषय में एडवोकेट करते हैं किसी प्रकार से? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में काफ़ी ज़्यादा एडवोकेट करते हैं, हम लोग खुद भी फॉलो करते हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन मीन्स कंट्रोल ऑफ डाइट,
regular exercise, and avoidance of smoking, avoidance of alcohol, like these. So these are very very important. And how do they contribute in the overall look? ये बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट इसलिए करते हैं बिकॉज सर्जरी पहले बात तो जो लाइफस्टाइल के जो प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है तो उसमें रिंकल्स कम ही आते हैं, एजिंग भी कम होती है। और अगर हमने कहीं फैट कम होती है या डिलेड हो जाती है? एजिंग डिलेड हो जाती है, हाँ। एजिंग कम होती है। आप देखिए जो साधु वाधु ये लोग जो रहते हैं या जो गांव के लोग होते हैं, अब गांव में अगर 50 इयर्स की लेडी आ जाए तो बिल्कुल नॉर्मल रहेगी, तो उससे पूछेंगे उसके कोई रिंकल ही नहीं है, पूछेंगे डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ तो है नहीं, ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर भी नहीं है, 80 साल की वो है, 120/80 ब्लड प्रेशर है इसका। अब यही आप यहाँ शहर का ले लीजिए तो वो जो है 20-25 साल का होगा, उसका ब्लड प्रेशर 160/100 ब्लड प्रेशर होगा। तो इस टाइप की जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है बहुत हेल्प करती हैं और उससे सर्जरी के रिजल्ट भी बहुत अच्छे, हाँ पॉजिटिव लंबे समय तक लास्ट करते हैं। रिंकल में ना एक चीज़ जैसे आप समझा बिल्कुल बढ़िया लाइफस्टाइल है, एक चीज़ आपको और भी चेंज करना होता है, स्ट्रेसेस। आप जो रिंकल हमारे जो बनते हैं क्यों बनते हैं, कुछ लोग के बहुत बनते हैं, कुछ के नहीं बनते हैं, एक ब्रदर दो ब्रदर्स हैं, एक के बनते हैं, एक के नहीं बनते हैं। तो कॉन्टिन्यूस आपके कॉन्टिन्यूस फ्रॉनिंग वाली चल देखिए आप मुंह में बना के बैठे हैं है ना, ये कर रहे हैं, तो ये जो है दे विल क्रिएट ग्रेजुअल, या भी जो स्टडीज है वहीं पे उसी समय से स्किन में डिफेक्ट आना शुरू हो जाता है। जब आप 30 साल तक वही एक्शन करते जा रहे हैं तो वो आपको स्टैटिक विंगल रूप में आपको दिखाई पड़ने लगेगा। तो हमको एक स्ट्रेस फ्री, जो कि आज के टाइम में लोग कहते हैं इम्पॉसिबल, पर उसको कम से कम जितना हो सके उतना हमें करना चाहिए। तो आपके जैसे इंटरव्यूज हैं, मुझे लगता है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट पे इंटरव्यूज करिए, जो कि सोसाइटी को बहुत अधिक जरूरत है। नहीं अवश्य हम लोग उसको भी टच करेंगे, जल्दी टच करेंगे और आप लोगों से भी उसमें विश्लेषण लेंगे। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के विषय में भी आपने कहा, स्ट्रेस मैनेजमेंट जैसा कि सर एम्फसाइज कर रहे हैं कि इट इज़ वेरी इसेंशियल फॉर योर फेशियल हेल्थ इज वेल, नॉट जस्ट दैट, आपकी खूबसूरती के से भी जुड़ा हुआ है आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट। वो फ्राउनिंग लुक जो उन्होंने बताया ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप तो बेसिकली क्या है कि अगर आप गुस्सा रहोगे तो आप गुस्सा ही दिखोगे, आप मुस्कुराते रहोगे तो मुस्कुराता हुआ ही दिखेगा, राइट। अच्छा, एक सवाल इस तरीके से भी आता है कि जैसे बड़े कि कौन कौन से ऐसे नए टेक्निक्स और प्रोसीजर्स आ रहे हैं जो पहले नहीं एग्जिस्ट करते थे और अब लाइफ को थोड़ा सा इजी बना सकते हैं, लुक्स के बारे में थोड़ा सा इजी कर। देखिए नए प्रोसीजर्स में एक तो जैसे कि इंस्ट्रूमेंटेशन काफ़ी आ गया है, जैसे तो इंस्ट्रूमेंटेशन जैसे कि एंडोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंटेशन है, और जैसे राइनोप्लास्टी भी हम लोग करते हैं। और राइनोप्लास्टी में ऊपर से नाक की सर्जरी होती है, ऊपर कोई कट नहीं करते हैं, सारे कटिंग जो होती है सिर्फ अंदर होती है, फ्रॉम द होल्स इटसेल्फ। हाँ फ्रॉम द इनसाइड से करते हैं। और बाकी जितनी चेस्ट की सर्जरी है जो भी है, हर चीज़ के लिए एंडोस्कोप्स आ गए हैं, तो ऊपर से कटिंग कम करनी पड़ती है, एंडोस्कोप से सर्जरी होती है। कुछ स्कारलेस सर्जरी के बारे में भी आजकल पढ़ने में मिल जाता है कि स्कारलेस सर्जरी ऐसा होता है? स्कारलेस कुछ भी नहीं होता है, मिनिमम स्कार वो स्कारलेस लोग बोलते हैं कि एक पिन पॉइंट, जैसे एंडोस्कोपी की बात की तो एंडोस्कोप में आपने 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर कर बनाया तो वो स्कारलेस हो गया। उसको भी किसी कंसील्ड जगह पे बनाया, जैसे कुछ ये ब्रो लिफ्ट करना तो ऐसी जगह बनाएंगे जहाँ पे स्कार नहीं दिखाई पड़ेगा और सर्जरी हो रही है। तो बेसिकली वो कैमोफ्लेज करने की टेक्निक है, रादर नो स्कार, एक्चुअली नो स्कार। तो इट्स एक्चुअली लो स्कार बट नॉट नो स्कार। हां मतलब ये कह सकते हैं, कह सकते हैं स्कारलेस सर्जरी स्टिल अ ड्रीम। इट्स स्टिल अ ड्रीम। अगर स्कारलेस सर्जरी हो फिर तो ऐसी कोई बात ही नहीं। फिर एक्चुअली मैजिशियन हो जाएंगे आप। फिर एक्चुअली मैजिशियन और वो होंगे नहीं। वो नहीं हो स्कारलेस सकता। सर्जरी सिर्फ एक सिचुएशन में होती है, बच्चा पेट में है उस टाइम अगर उसकी सर्जरी की जाए तो जहाँ पे भी कट लगेगा वो पूरा बिल्कुल विदाउट स्कार होगा। इसमें क्लेफ्ट लिप पहले के लिप में हाँ क्लेफ्ट लिप वगैरह में है, क्लेफ्ट लिप पहले है, लेकिन ये काफ़ी चैलेंजिंग है क्योंकि अंदर यूट्रस के अंदर जो एनवायरनमेंट होता है और जो हार्मोन्स होते हैं उससे स्कारलेस हाँ। हीलिंग होती है। लेकिन क्या होता है ये, इधर से इसके बारे में और बताइए, किस कंडीशन में ऐसा करते हैं जिसे इंट्रायूट्राइन एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे सर्जरी होती है अभी ऐसे, क्योंकि ये इतना थोड़ा रिस्की प्रोसीजर है, रिस्की क्योंकि मदर को भी रिस्क है। अभी मदर प्रेग्नेंट है, आपने मदर को भी ऑपरेट किया, अपने अंदर बच्चे को भी ऑपरेट कर रहे हैं, तो जो प्रोसीजर के जो एडवांटेजेस हैं उससे रिस्क उसके कहीं ज़्यादा है, इसलिए ये सर्जरी अभी अनलेस इट इज अ लाइफ सेविंग सिचुएशन इसमें वेंचर करना इज नॉट अभी एक्सपेरिमेंटल है, अभी एक्सपेरिमेंटल लेकिन इन द फ्यूचर में भी कैन बी हो डन। सकता है, बिल्कुल हो एंडोस्कोपी शुरू हो जाए। सकता है। अपने शहर में एंडोस्कोपिक इंटरवेंशंस उपलब्ध हैं? हमारे शहर में उपलब्ध है, प्राइवेट का तो डॉक्टर साहब बताएंगे, लेकिन एसजीपीआई में उपलब्ध है।
पीआई में कर रहे हैं। अच्छा, कौन से कॉमन प्रोसीजर्स के लिए एंडोस्कोपिक टेक्निक्स पर डिपेंड कर सकते हैं? हम लोग जैसे राइनोप्लास्टी का राइनोप्लास्टी का हो गया, एक जैसे मेल ब्रेस्ट होता है, हाँ, मेल्स में जो ब्रेस्ट एनलार्जमेंट हो जाता है, हाँ। ब्रेस्ट एनलार्जमेंट मेल्स में भी हो जाता है, बच्चों में हो जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस की है, वजह से। तो वो एंडोस्कोप से किया जा सकता है। अच्छा, हम लोग एंडोस्कोप से कर सकते हैं। और एंडोस्कोपिक ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन होता है, तो लेडीज में जो ब्रेस्ट छोटा साइज होता है तो एंडोस्कोप से ही छोटे होल से डाल के वो एंडोस्कोपिक ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन काफी कॉमन है। एक बेरियाट्रिक सर्जरी को लेकर के लोगों के मन में बड़ा ख्याल रहता है, आजकल डायबिटीज है जिनको भी वो एलिजिबल है कि नहीं है, क्या क्या होती क्या है बेरियाट्रिक सर्जरी? एवरीबॉडी वांट्स टू बिकम एन अदनान सामी, है ना? तो क्या होती है और उसके क्या इम्प्लिकेशंस हैं, क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जो प्रॉस एंड कॉन्स है, इस पर कुछ प्रकाश डाल सकते हैं? देखिए, बेरियाट्रिक सर्जरी एक तरह की सर्जरी है। यूजुअली जब वेट 100 kg से ज़्यादा होता है तो वो सर्जरी इंडिकेटेड होती है। तो बेरियाट्रिक सर्जरी में क्या करते हैं कि जो स्टमक है, जो जहाँ पे हम लोग खाना खाते हैं, जो खाना स्टमक में आता है, बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं। तो स्टमक की स्टेपलिंग कर देते हैं। जैसे अगर इतना बड़ा स्टमक है तो स्टमक को छोटा कर देते हैं। तो जब स्टमक की स्टेपलिंग कर देंगे तो स्टमक का साइज छोटा हो जाएगा। तो जो पर्सन बहुत ज़्यादा खाना खा रहा है, वो जब स्टमक छोटा होगा तो थोड़े से ही खाने से उसको फुलनेस की पेट भरा हुआ मालूम पेट होगा। भरे की फीलिंग आ जाएगी। तो उसकी डाइट ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगी। इस स्टेपल किस चीज से करते हैं? एंडोस्कोपिक हो सकता है, गैस्ट्रो सर्जन्स करते हैं। ये गैस्ट्रो सर्जन की फील्ड है बेसिकली। हाँ। ये प्लास्टिक सर्जन की फील्ड नहीं है। अच्छा, उसके बाद जो वेट रिड्यूस हो जाता है, स्किन लटकने लगती है, वो फिर हाँ। प्लास्टिक सर्जन की फील्ड हो जाती है। ओके। क्योंकि जब इतना ज़्यादा वेट होगा, कुछ वेट मैनेजमेंट की थिंग्स टिप्स नहीं कह लीजिए, मेथड्स जो है उसके लिए लोग आपके पास भी आते हैं? हाँ आते हैं। वेट मैनेजमेंट हम लोग इतनी ओबेसिटी ट्रीट करते हैं, तो वेट मैनेजमेंट के लिए पहले तो हम लोग एक स्ट्रिक्ट डाइट पूछते हैं, आपकी क्या क्या डाइट है, कितना आप ले रहे हैं, आपको शुगर्स हैं या और जो फैट है, ये सब आपको कर्टेल करना पड़ेगा। और वॉकिंग तो आजकल सभी लोग प्रमोट करते हैं, 20-25 मिनट की एक्सरसाइज प्रमोट करते हैं। ये सब तो जो हम लोग रेगुलर वो हैं। लाइपोसक्शन एंड ऑल के लिए भी आपके पास लोग आते हैं या वो भी किसी? नहीं, वो तो आते हैं बेसिकली। लाइपोसक्शन का तो एक, अगर सबसे वर्ल्ड में कॉमनेस्ट कॉस्मेटिक सर्जरी लाइपोसक्शन है। अच्छा, वर्ल्ड में नंबर 1 हाँ कॉस्मेटिक लाइपोसक्शन है, क्योंकि हर एक आदमी चाहता है। इट इज मेरे ओपिनियन में इट इज वेरी गुड, वेरी सेफ प्रोसीजर, अनलेस अनटिल कि आप कोई जबरदस्ती किसी को ना, मेडिकल अगर पेशेंट सिलेक्शन अच्छा है तो इट बी वेरी गुड। प्लीज इसके विषय में थोड़ा सा और बताइए। लाइपोसक्शन बेसिकली देखिए, वर्ड ही लाइपोज मींस फैट है, सक्शन मींस टू सक आउट द फैट। तो आपको कहीं से भी कॉमनेस्ट जो होता है एब्डोमेन होता है, एब्डोमेन में बेस होता है, तो इसको लोग पतला करना चाहते हैं। और ये अगर बहुत छोटा एरिया है तो इवन आप केवल नींद का इंजेक्शन सुन करके भी कर सकते हैं, पर अधिकतर हम लोग जनरल एनेस्थीसिया में करते हैं। और ये ऑपरेशन ऐसा है कि इसमें करने के बाद सुबह जैसे पेशेंट को हम लोग करते हैं एडमिट करके, तो शाम तक हम छुट्टी करके घर भी भेज सकते हैं। पर इसमें भी अगेन वही चीज़ है, पेशेंट के एक्सपेक्टेशन क्या है, क्योंकि कई बार जब पेट बाहर निकला होता है डजंट मीन टू पेट फैट भरा है, आपकी मसल भी लूज हो सकती है, आप में हर्निया भी हो सकता है। वहाँ से उन सब चीज़ को असेस करने के बाद तब अगर लाइपोसक्शन करके उस फैट को आप निकाल देते हैं और उसके बाद के सारे जो रूल्स हैं उनको फॉलो करते हैं, तो यू गेट वेरी गुड रिजल्ट, वेरी गुड। ओके, ओके। तो क्या ये मेडिकली इंडिकेटेड होता है कि कुछ लोगों में लाइपोसक्शन हमें कर सकते हैं, या ये भी जो देखा गया assessment है की कि बात नहीं, है? ये भी देखा गया है कि अगर आप 2-3 सिटिंग में अच्छा क्वांटिटी का फैट निकाल देते हो तो इंसुलिन जो डायबिटीज वो इम्प्रूव कर जाती है। जैसे बैरियाट्रिक की बात करती है, तो अगर लाइपोसक्शन में अच्छा फैट निकल गया है तो वो इम्प्रूव कर। पर एक चीज़ बहुत ध्यान रखना चाहिए कि लाइपोसक्शन वेट रिडक्शन की टेक्निक नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल समझने वाली बात है, क्योंकि आमतौर हाँ। पर लाइपोसक्शन को वेट रिडक्शन हाँ, के पेशेंट का ये आते common हैं, तरीका पेशेंट समझते आते हैं। हैं, उनको मान लीजिए उनका कि वेट रिड्यूस करना है 94 kg, तो हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम बताएं वेट रिड्यूस नहीं होगा, आपकी इंचेस लॉस होगा। कई बार पेशेंट आते हैं कि उनको डॉक्टर ने बताया जॉइंट आपका जॉइंट प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि आपका वेट अधिक है, फिर वो आते हैं लाइपोसक्शन कराने के लिए कम करते हैं। वो तरीका नहीं है, वो नहीं हो सकता है, वो आपको बेसिकली डाइट को हो सकता है, भले ही आप बैरियाट्रिक कराएं वो बात अलग है। तो किन कंडीशंस में लाइपोसक्शन कॉस्मेटिक, टोटल कॉस्मेटिक प्रोसीजर, टोटल चाहे प्री मैरिज की कंडीशन होती है, पेरेंट्स भी कहते हैं भाई इस वजह से इसका है, या मैरिज के बाद कंडीशन, कोई भी उनको कपड़ा, आज के कपड़े का देखा है, कपड़ा कौन सा अगर लूज है तो टाइट कपड़े का इस समय आप देखते हैं सब जगह लोग टाइट कपड़े पहनने जाते हैं, तो उसमें अगर पेट निकला है या थोड़ा वेस्ट निकला है तो चाहते हैं भैया लेवल हो जाए तो देखने में ठीक लगे।
मतलब बेसिकली देखना ही लुक्स डिसाइडिंग हर चीज लुक्स पे ही है। ओके ओके। तो ये जो फैड है कहीं ना कहीं मटेरियलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ भी दिखता है ना, परफेक्ट पिक्चर, हाँ, परफेक्ट चीज़ें perfect होनी picture। चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं क्या ये आप इसको बहुत जेन्युइन मानते हैं या एक अजीब किस्म का हॉलोनेस है ये सामाजिक दृष्टिकोण से? नहीं, देखा जाए तो अगर देखिए हमारे, मैं अपनी लैंग्वेज में बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि कॉस्मेटिक सर्जरी का बहुत सा पार्ट जो है वो केवल एक फोटो देख के, सेलिब्रिटी की मॉडल देख करके अपने को उस तरीके से, क्योंकि इतने पेशेंट आते हैं मैं देखता हूँ कि मेंटली दे आर टायर्ड, मेंटली दे आर फेड अप, मेंटली दे आर डिप्रेस, और उनको कॉस्मेटिक का पार्ट इसलिए करा रहे हैं कि मैं ठीक लगूँ। तो फील गुड का एक तरीका फील हो गुड गया का है, पर वो पेशेंट फील गुड भी हमें तब हम उनको दे सकेंगे जब हम उनको वो प्रोसीड पूरा जो उनकी डिज़ायर वो पूरी कर सकें, जो कि कई बार डिज़ायर उनकी बड़ी ऊपर तक की होती है। जैसे पेशेंट आए उनका हमें यूँ फिगर चाहिए, और हाँ, तो ये आपको समझना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। मतलब क्योंकि आप बिना बताए करेंगे तो उनको फील गुड कभी भी नहीं होगा, वो पहले से अधिक डिप्रेस हो जाए कि मेरा इतना पैसा खर्च हो गया, इतना टाइम भी खर्च हो गया, ये भी हो गया, मैं कैसे हाँ। तो बेसिकली आपने जो बात कही कि कॉस्मेटिक सर्जरी के विषय में जब भी लोग सोचे तो अपने टारगेट्स को बहुत रियलिस्टिकली असेस करें, सबसे पहली बात। और दूसरी बात देख लें कि आपको क्या प्राप्त हो सकता है अपने इन्वेस्टेड टाइम और मनी की तरफ से, और तभी निर्णय लें। ये नहीं हो सकता कि हम ऐसा लुक चाहते हैं तो ऐसा लुक हो जाए, या ऐसा फिगर चाहते हैं तो ऐसा हो जाए। बट अगर आप इस तरीके के फैड में पड़ते हैं तो आप कभी ना कभी एक किसी न किसी क्वैक के चक्कर में, या जिसे कह लीजिए कि जो मनी आपसे एक्सट्रैक्ट कर ले, किसी फ्रॉड के चक्कर में भी पड़ सकते हैं। तो इसको लेकर के थोड़ा सा ध्यान अपना अवेयरनेस बढ़कर रखें। ऐसा आप लोगों के सामने आए हैं कि कभी किसी रॉन्ग इंसान के पास पहुंच गए और गड़बड़ करा करके सब चले आ ऐसे रहे बहुत आते हैं। आपको मैं बताऊँ, इसमें ट्रेंड है, एक समाज में भरा हुआ है कि कॉस्मेटिक सर्जरी कराना है। मेरे पास एक पेशेंट आया दिल्ली से, उसने लाइपोसक्शन कराया एब्डोमेन का, और उसके बाद जब यहाँ पे आया तो उसका पेट और भी फूला हुआ था और उसको पेन था, सब कुछ था। तो हमने पूछा, देखें कहाँ पे मिस्टेक हुई, क्यों ऐसा हुआ। तो वहाँ पे कोई बड़ा सा ब्यूटी पार्लर था, उन्होंने बोर्ड लगा रखा था लाइपोसक्शन भी होता है। उन्होंने किसी को हायर किया, उसने आके उनकी इस ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन कर दिया। करने के बाद वो सीन से बाहर हो गया, क्योंकि वो पार्लर वाले उसको सीन में रखना भी नहीं चाहते हैं। उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव केयर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सर्जन ही बता सकता है पेशेंट। तो वो सर्जन से ना मुलाकात हुई उसकी, और वो यहाँ पे आए, जो उसके बाद करना चाहिए था, टाइट कपड़े पहनना ही करना, वो कुछ भी नहीं किया था। जिस मूड में वो गए थे उसका डबल लॉस हो गया, क्योंकि अब इतना आइटमा भर गया, वो साल भर के बाद ही जा पाएगा। तो इस तरीके से बच्चे, उनको सिलेक्शन करना है कि कहाँ पे मुझे कराना है, केवल पोस्टर देख करके, केवल एडवर्टाइजमेंट देख करके नहीं। वो डॉक्टर को समझें, क्या डॉक्टर वास्तव में उस डिग्री, उस काम को करने के लिए क्वालिफाइड है कि नहीं। कॉस्मेटिक सर्जरी के नाम पे, नॉन सर्जिकल डिजर्वेशन के नाम पे इसमें बहुत से लोग फील्ड में आ गए हैं। तो ये चूज करना है कि कौन वास्तव में सही देने वाला है, कौन केवल एडवर्टाइजमेंट के बदले पे पेशेंट को ले रहा है। किसी को अगर कराना हो तो कैसे डिसीजन लेना चाहिए, बताइए। देखिएगा, किसी को कॉस्मेटिक सर्जरी या प्लास्टिक सर्जरी करानी है तो उसको वो किसी से भी करा सकता है, लेकिन वो एक प्लास्टिक सर्जन होना चाहिए। और प्लास्टिक सर्जन के साथ साथ में ऑब्वियसली उसको डिग्रीज देखनी चाहिए, प्रॉपर डिग्रीज है कि नहीं। अगर प्लास्टिक सर्जन को अप्रोच करते हैं तो वो एक राइट वे है कराने का। ओके, fair enough। जो लोग बहुत आसमान दिखा रहे हैं सब कर देंगे, तो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, वहाँ पर क्वेश्चन मार्क अपने आप घंटी बज जानी बच चाहिए। जाना चाहिए। क्योंकि जो प्लास्टिक सर्जन होगा वो समझेगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। जो ट्रेंड है, एक्सपीरियंस है, उसे पता है कि हर चीज़ 100% स्ट्रेट कभी भी नहीं जाती है, तो उसे पता, वो सब चीज़ डिस्कस करेगा। पर कुछ क्लिनिक्स या ऐसे हैं जिनको हम कहते हैं कि दे आर नॉट ट्रेंड, बट दे आर जस्ट फ्लोइंग इन द दिस थिंग, कॉस्मेटिक सर्जरी चल रही है, लॉन्ग भी कर रहे हैं, तो आगे उससे बचना चाहिए, उससे पेशेंट को बहुत बचना चाहिए। बिकॉज आफ्टर ऑल मामला आपकी खुद की बॉडी का है, आपके खुद के लुक का है। बिल्कुल। एक बार में ज़रा सा भी कुछ गड़बड़ हो जाएगी तो भाई लेने के दिले पड़ सकते हैं, इन शॉर्ट। अच्छा, आई विल कम बैक टू द टॉपिक अगेन, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे कि प्लास्टिक सर्जरी एज अ मींस ऑफ बूस्टिंग वन सेल्फ कॉन्फिडेंस के रूप में अगर देखा जाए, तो क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? डू यू एग्री विद दैट? देखिए, ऐसा होता है कि जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है किसी का, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत हद तक उसकी अपीयरेंस से भी जनरेट करता है। सुबह उठते हैं, आप ब्रश करते हैं, मुंह धोते हैं, अपना चेहरा शीशे में देखते हैं, तो जितनी बार आप चेहरा शीशे में देखते हैं तो दो तरह की फीलिंग हो सकती है।
अरे अच्छा है, टुडे आई एम लुकिंग सो गुड, मेरे बाल कितने अच्छे हैं, क्या है, आई एम लुकिंग गुड, तो उसका कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाता है। या दूसरी अगर कहीं पे उसके निशान है या यहाँ पे कहीं कुछ और है या कहीं पे उसके बेल्डिंग हो रही है, तो सोचेगा, ब्रश तो करेगा वो, लेकिन वो देखेगा ये बेल्डिंग हो रही है क्या, ये बढ़ गई, कल से बढ़ गई हाँ है, ये कितनी थोड़ी कल से बढ़ गई है, हाँ। अरे ये मेरे एक रिंकल और एक्स्ट्रा आ गया, ये कहाँ से आ गया। तो जो अपीयरेंस है उससे एस्टीम जो है बहुत ज़्यादा जुड़ी होती है। और प्लास्टिक सर्जन जो होते हैं, हम लोग अपीयरेंस को ही इम्प्रूव करते हैं। तो जब अपीयरेंस इम्प्रूव होती है तो सेल्फ एस्टीम अपने आप ही इम्प्रूव हो जाती है। आपके सर मुझे तो लगता है कि इस समय समाज में बॉडी कॉन्शियसनेस बहुत बढ़ गई है, जो कि शायद इतनी रिक्वायर्ड नहीं है, इतनी रिक्वायर्ड नहीं है। हम अगर एक बहुत बढ़िया सर्जन हैं मान लीजिए, या हम बहुत बढ़िया कंप्यूटर डिज़ाइनर हैं, आर्टिस्ट हैं, तो हम उसके थ्रू एक्सेल करेंगे। पर लोग आजकल पहला स्टेप अपीयरेंस को लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। बहुत से बच्चों को हमें समझाना पड़ता है कि इससे ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा तुम्हारा। अगर तुम इतने बड़े किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, तुम्हें अच्छी क्वालिफिकेशन है, तो तुमको एक्सेल इसमें करोगे। अगर कहीं मैरिज की बात भी आती है, हाँ, तो वहाँ पे उन सब जगह पे भाई फोटोग्राफी में जैसे भी पेशेंट है, फोटोग्राफी में सारे निशान दिखता है, वो एक डिफरेंट चीज़ होती है, वो भी शॉर्ट टाइम के लिए, कि मैरिज के लिए, तो वो छोटा चीज़ आप कर दिए। पर लोग इस समय भाग रहे हैं बॉडी कॉन्शियस, उससे सोचते हैं कि हमको सब अचीवमेंट उसी चीज़ से होने जा रहा है। अल्टीमेटली अचीवमेंट उससे नहीं है, अचीवमेंट है आपकी नॉर्मल स्किल से, जो कि आपके टिल एंड आपको पे करने जा रहा है। ये थोड़े टाइम की ये है, मतलब कुछ अगेंस्ट हम अपने डिपार्टमेंट, अपनी फील्ड के अगेंस्ट मैं बोलने की नहीं, कोशिश फील्ड के अगेंस्ट नहीं, पर पर कम से कम आप सच बात बोल रहे ये हैं। ट्रू है, ये बिल्कुल सही बात आपने कही, ये बहुत ही सुंदर बात आपने कही है कि अल्टीमेटली लुक्स डोंट मैटर, व्हाट रियली मैटर्स इज योर स्किल, इज योर आइडिया दैट मैटर्स। अगर आपके पास गुड लुक्स हैं और आप खोलते बेकार की बात करें, हाँ, तो शायद आप अपनी सर्जरी, आप अपने काम आपकी में गुड फेल लुक्स हो भी जाए, आपको सहायता नहीं करेगी। तो आई थिंक इसी खूबसूरत रिमार्क के साथ मुझे लगता है हमें क्लोजिंग रिमार्क्स दोनों से ले लेने चाहिए, और इन जनरल हम लोग आज के रैप अप करते समय टेक अवेज लेते हैं लोगों के लिए। पहली चीज़ तो ये कि प्लास्टिक सर्जरी डेफिनेटली लोगों को कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती है, लेकिन इट शुड बी वेल इंडिकेटेड कि किसको ज़रूरत है, किसको ज़रूरत नहीं है, किसको ये प्रोसीजर कहाँ तक बेनिफिट पहुँचा सकता है या नहीं पहुँचा सकता है, इसका एक असेसमेंट करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। कॉस्ट फैक्टर की बात अमूमन सारे डिसीजंस लेने से पहले सभी लोग कॉस्ट फैक्टर को ज़रूर इवैल्यूएट करते हैं। तो कॉस्ट फैक्टर कंपेयर टू जितना एक नॉर्मल सर्जरी की कॉस्ट आती है, उतनी प्लास्टिक सर्जरी की भी आती है। हाउएवर कि आपने जैसे बताया कि नंबर ऑफ फेजेस ज़्यादा हो सकते हैं इसमें, इस वजह से कॉस्ट ऑफ सर्जरी कॉस्मेटिक सर्जरी पे गवर्नमेंट ने 18% जीएसटी भी लगा रखी है, और वो नॉट रिइंबर्सेबल है, वो उसको पैसा कहीं से नहीं मिलेगा आपको, वो आपको अपने पैसे ऑल ओवर बढ़ रही है। ज़्यादा लगाना चाहिए टैक्स, नहीं 18% भी नहीं लोग देना चाहते हैं। भाई यू हैव टू पे फॉर, इसीलिए प्रोबेबली फिर लोग जाएंगे नहीं। अब जैसे फैट टैक्स की भी बात होने लगी ना आजकल कि इफ यू वांट टू ईट मोर, मतलब अगर आप KFC और वो जितने जो मैकडॉनल्ड में आप खाना खाते हैं, वहाँ फैट फूड स्टेट्स ने ऑलरेडी इनिशिएटिव लॉन्च कर दिया कि फैट टैक्स लगाएंगे, छोटे बच्चे जो है ओवरवेट हो रहे हैं खा कर। अगर टैक्स को बढ़ाएंगे प्लास्टिक सर्जरी पे, इट विल मेक प्लास्टिक सर्जरी मोर एक्सपेंसिव। और जब एक्सपेंसिव होगी नहीं, कॉस्मेटिक सर्जरी, हाँ कॉस्मेटिक सर्जरी भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी कॉस्मेटिक सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे यंग लड़कियां हैं, उनको कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, उनको तो कराना पड़ेगा ना, राइट। अब कुछ गांव की एक बच्चा है, उसको भी कराने का पूरा हक है, तो बहुत एक्सपेंसिव नहीं होनी चाहिए, तो फिर वो उसके आउट ऑफ रीच हो जाएगी, आउट ऑफ रीच हो जाएगी, जो पहले थी 10-15 साल पहले थी, अब इस समय सबके रीच में है। हाँ, ठीक है, आई मीन आई गॉट योर पॉइंट कि फिर भी वेल इंडिकेटेड होनी चाहिए, और ऑफ कोर्स टैक्स आपने जैसा बताया कि हो, लेकिन ठीक है इतना ना हो कि आउट ऑफ बाउंड्स हो जाए। तीसरी बात आपने जो आप दोनों ने जो बात बोली कि सेल्फ कॉन्फिडेंस व्यक्ति का जो है वो उसकी पर्सनालिटी और स्किल से होता है, और गुड लुक्स उसमें ऐड करती हैं, लेकिन गुड लुक्स उसे डिफाइन नहीं करती हैं, राइट। तो इन्हीं 3-4 लेसन्स के साथ आई वुड लाइक टू टेक योर क्लोजिंग रिमार्क्स। वेल आई वुड लाइक टू से कि प्लास्टिक सर्जरी आज की तारीख में बहुत डेवलप कर गई है, और प्लास्टिक सर्जरी से आपकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस हो सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी कोई इस तरह की डिफॉर्मिटी है जिससे आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं,
या आपकी एस्टीन में दिक्कत आ रही है या कोई फंक्शनल प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लास्टिक सर्जरी आपको ज़रूर करानी चाहिए। और आप प्लास्टिक सर्जरी जब भी कंसिडर करें तो एक एक्रेडिटेड प्लास्टिक सर्जन एक एक्रेडिटेड प्लास्टिक सर्जरी के सेंटर पे ही जाके अपनी प्लास्टिक सर्जरी कराएं। थैंक यू। आप सर, आपकी क्लोजिंग बिल्कुल, रिमार्क्स। प्लास्टिक सर्जरी है, कॉस्मेटिक सर्जरी ये एक एसेंशियल पार्ट है हमारी सोसाइटी का, और इससे हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। इसको हमें कराने में हिचकना नहीं चाहिए, पर यह है कि हमको ये देखना है कि कितना क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, किस चीज़ को कराने से हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें ये नहीं कराना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इवैल्यूएट करें, इवैल्यूएट करना है उस इंडिविजुअल को, या जो जिससे काउंसिल कर रहे हैं उससे इवैल्यूएट करके तब उसको करना चाहिए। मतलब दिस इज़ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ द सोसाइटी, कॉस्मेटिक सर्जरी या प्लास्टिक सर्जरी, वेरी एसेंशियल, वेरी एसेंशियल। ठीक है। इन्हीं रिमार्क्स के साथ में आई वुड लाइक टू also thank the plastic surgeons in the city and also the fraternity for having brought smiles on a number of faces। और इनकी स्किल को सलाम करते हुए वर्ल्ड प्लास्टिक सर्जरी डे की पूर्व संध्या पर हम पूरी कम्युनिटी को भी अपनी तरफ से शुभकामनाएं भेजते हैं। हेल्पफुल ट्रस्ट की तरफ से आप सबको सादर नमस्कार।